मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। चलो आज हम हिंदी टेक्स्ट बुक के बुक बैग देखेंगे। तो चलिए आज हम पहले देखेंगे उषा आ रही है। इस कविता में पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट देखेंगे। मौखिक कौशल, ओरल स्किल्स। किसके आने से निशा खुल रही है? उषा के आने से निशा धुल रही है। दूसरा प्रश्न, वह क्या कर रहे हैं? उत्तर, वह गा रहे हैं। लिखित कौशल, कविता की परिभाषा में कुछ शब्द गलत दिए गए हैं, उन्हें ठीक करके लिखो। नई जिंदगी पाश में बंधनों के, नई चाल में आज अंगड़ा रही है। नए स्वप्न जो आंखों में बसे हैं, उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। समटिव असेसमेंट, प्रश्न उत्तर। कविता के इन पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करो। रोमन नंबर 3 और रोमन नंबर 4 ये दो भी आपको एनुअल में मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम रोमन नंबर 5 देखेंगे। भाषा कौशल, शब्दों का मिलन अनेक अर्थों से करो, जैसे कि समानार्थक अर्थ या पर्यायवाची भी कह सकते हैं। जगत, जिसका समान किसमें आ सकता है? संसार और विश्व। तम, अंधेरा और अंधकार। पिहक, पक्षी, चिड़िया। कुहरा, कुहासा, कोहरा। निशा, रात्रि, रात। इन शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। पहला शब्द है दृष्टि। दृष्टि का पहला अक्षर है द हलंत जमा री। री के नीचे क्यों हलंत नहीं है? क्योंकि वे द के नीचे लगा हुआ है। जमा श के नीचे हलंत है। जमा त के नीचे हलंत है। जमा छोटी ई। दूसरा शब्द है स्वप्न। स हलंग जमा व हलंग जमा छोटा अ। जमा प हलंग जमा न हलंग जमा छोटा अ। प्रभा का पहला अक्षर है प। हलंग जमा र हलंग जमा छोटा अ जमा भ हलंग जमा बड़ा अ। हृदय का पहला अक्षर है ह हलंग जमा री जमा द हलंग जमा छोटा अ जमा या हलंग जमा छोटा अ। पांचवा शब्द है धड़कन का पहला अक्षर है ध हलंग जमा छोटा अ जमा द हलंग जमा छोटा अ जमा क हलंग जमा छोटा अ जमा न हलंग जमा छोटा अ। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला शब्द है चाल। बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। क्षितिज, क्षितिज की ओर ललियां छा गई है। घना, घने बादलों को देखकर मोर नाचता है। मंद, कछुआ मंद मंद चलता है। जो सही है उसे चुनो। इनमें से शुद्ध शब्द है स्वप्न, तो दूसरा वाला जो शब्द है वही शुद्ध। इनमें से विशेषण के शुद्ध रूप का प्रयोग हुआ है। विशेषण आपको मैं टर्म 2 में सिखाऊंगी, फिर भी यहाँ पे नई जिंदगी सही उत्तर है। धड़कन शब्द बना है। धड़कन शब्द धड़क से बना है। तो चलिए अभी हम दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट है हार की जीत।
यहाँ भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पहले देखेंगे, मौखिक क्वेश्चन। ओरल स्किल्स, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। खड़क सिंह कौन था? उत्तर, खड़क सिंह एक डाकू था। वृश्चिक की छाया में पड़ा अपाहिज वास्तव में कौन था? उत्तर, वृश्चिक की छाया में पड़ा हुआ अपाहिज खड़क सिंह था। दुर्गादत्त वैद्य कहाँ रहते थे? दुर्गादत्त वैद्य रामावाला में रहते थे। लिखित कौशल, राइटिंग स्किल्स, बाबा भारती कहाँ रहते थे? उत्तर, गांव के एक छोटे से मंदिर में रहते थे। दूसरा प्रश्न, सुल्तान को देखकर बाबा भारती को किस प्रकार का आनंद आता था? उत्तर, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। तीसरा प्रश्न, सुल्तान की चाल देखकर खड़क सिंह ने क्या ठान लिया था? उत्तर, सुल्तान की चाल देखकर खड़क सिंह ने घोड़े को हत्या लेने का ठान लिया था। चौथा प्रश्न, अपाहिज बने खड़क सिंह ने अपना क्या परिचय दिया था? उत्तर, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हें भला करेगा। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। प्रश्न 5, कहानी के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं के क्रम दो। तो यहाँ पर पहला जो वाकया है, खड़क सिंह बाबा भारती से मिलने उनके पास गया। दूसरा वाकया, बाबा भारती ने खड़क सिंह को सुल्तान की चाल के बारे में बताया। तीसरा वाकया, बाबा भारती की रात अस्तबल की रखवाली में बीतने लगी। चौथा वाकया, अपाहिज ने बाबा भारती को आवाज दी। पांचवा वाकया, बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया। छठा वाकया, खड़क सिंह ने घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। सातवां वाकया, घोड़ा स्वामी के पांव की चाप पहचान कर हिनहिनाया। समेटिव असेसमेंट, प्रश्न उत्तर, सुल्तान की चाल के बारे में बाबा भारती क्या कहते थे? उत्तर, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह पाऊंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। खड़क सिंह ने बाबा भारती के पास आने का प्रयोजन क्या बताया? सुल्तान की चाल खींच लाई। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, बाबा को घोड़े पर नाज था और खड़क सिंह को घोड़े पर किसी भी तरह से हत्या न था। अपाहिज ने बाबा भारती से क्या अनुरोध किया? उत्तर, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हें भला करेगा। प्रश्न 5, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या विनती की? बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये विनती की कि इस घटना का पता किसी को नहीं चलना है, वरना लोग दीन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे। छठा प्रश्न, खड़क सिंह ने बाबा भारती की तुलना देवता से क्यों की? क्योंकि वे अपनी प्रिय वस्तु खो जाने पर भी दीन दुखियों की परवाह कर रहे थे। खड़क सिंह सुल्तान को कहाँ छोड़ आए? उत्तर, खड़क सिंह सुल्तान को फाटक पर छोड़ आया। पाठ के संबंधित इन प्रश्नों को आप हल करना पड़ेगा। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल, इन मुहावरे के अर्थ लिखो और मुहावरे के वाक्य बनाओ। लट्टू होना, जैसे कि मुगत होना, बहुत ही प्रसन्न होना, किसी के ऊपर दिल आ जाना। बाबा भारती अपने घोड़े की चाल को देखकर लट्टू होते थे। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना, जैसे कि जलन होना।
सुल्तान की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। फूलेना समाना, बहुत ही खुश होना। बाबा भारती घोड़े के शरीर और रंग को देखकर फूलेना समाते थे। सिर मारना, परेशान होना। बाबा भारती की बातें सुनकर खड़क सिंह सिर मारने लग गया। दिल टूटना, बहुत दुखी होना। अस्तबल में घोड़े के ना पाने की वजह से बाबा भारती का दिल टूट गया। इन वाक्यों में से रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखो। मैंने आपको संज्ञा का वीडियो भेजा था। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था। घोड़ा यहाँ पर जातिवाचक है। वह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। डाकू जातिवाचक है क्योंकि यहाँ पे खड़क सिंह का नाम दिया जाए तभी वो व्यक्तिवाचक हो सकता है। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। प्रशंसा जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इस वजह से ये भाववाचक संज्ञा। दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल, अस्तबल का कोई नाम नहीं दिया गया, इसके लिए ये जातिवाचक है। सुल्तान की चाल मुझे खींच लाई। सुल्तान यहाँ स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक। मैं उन्हीं का सौतेला भाई हूँ। भाई कहा गया लेकिन भाई का नाम नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खड़क सिंह ने घोड़ा लौटा दिया। खड़क सिंह, ये व्यक्तिवाचक। उनके मुंह से चीख निकल गई। चीख छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, तो इसलिए भी भाववाचक संज्ञा है। वाक्य में जब संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है तो वे संज्ञा पद कहलाते हैं। जब कुछ शब्दों का समूह संज्ञा पद की भ्रांति कार्य करता है तब वह संज्ञा पदबन कहलाते हैं। जो संज्ञा से पहले और भी कोई शब्द उसके बारे में बहुत कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो संज्ञा पदबन कहलाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा पदबन की पहचान कर उन्हें रेखांकित करें। किसान अपना लहलहाता खेत देखकर आनंदित हो जाता है। यहाँ पे खेत के बारे में कहा है, लेकिन खेत किस प्रकार का है? लहलहाता है। वे एक छोटी सी मंदिर में रहते थे। मंदिर के बारे में कहा है, लेकिन मंदिर किस तरह से है? छोटी सी, इसलिए संज्ञा पदबंध है। संज्ञा यहाँ पे मंदिर है। उसने सोचा कि ऐसी चाल वाला घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए था। तो घोड़े के बारे में कहा है, लेकिन घोड़े की क्या तारीफ हुई? ऐसी चाल वाला घोड़ा। वृक्ष किनारे बैठा अपाहिज ने बाबा भारती को रोका। तो क्या यहाँ पे क्या है? अपाहिज के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अपाहिज की और क्या तारीफ हो रही है? वृक्ष के किनारे बैठा है। मैं दुर्गा दत्त वेदिये का सौतेला भाई हूँ। यहाँ पे भाई के बारे में बता रहे हैं, लेकिन भाई किसका है? सौतेला। सौतेला भाई का नाम क्या है? दुर्गा दत्त वेदिये। तो कितना पदबंध बता रहे हैं यहाँ पे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। बाबा भारती ने खड़क सिंह का समाचार पूछा, ये गलत है। बाबा भारती ने खड़क सिंह से समाचार पूछा, सही है। सुल्तान का चाल देखने लायक था, ये गलत है। सुल्तान की चाल देखने लायक थी। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। लगी गलत है। गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। गांव के कुत्ते कहना है, कुत्ता गलत है। जो उत्तर सही है उसे चुनो। उसने ऐसा घोड़ा ना देखा था। इस वाक्य में ऐसा शब्द है प्रविशेषण। प्रसन्नता शब्द बना है प्र उपसर्ग और त प्रत्यय के लगने से। प्र उपसर्ग से बना शब्द है प्रयोजन। तो चलिए अभी हम तीसरा पार्ट देखेंगे, फूल खिलते हैं। मौखिक कौशल, ओरल स्किल्स क्या है यहाँ पे? ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? वसंत को कहा जाता है। फूलों का राजा किसे कहा जाता है? गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। आईने अकबरी किसने लिखी थी?
अबू फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। तो लिखित कौशल राइटिंग स्किल्स में किस मौसम में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है? वसंत। रामायण और महाभारत में किन फूलों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है? पलाश, चंपा और अमलतास। अबू फजल द्वारा रचित 2 पुस्तकें के नाम लिखो। आईना अकबरी और अकबरनामा। समेटिव असेसमेंट प्रश्न उत्तर। ये सब आपको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट जो है फूल खिलते हैं सिर्फ बुक बैग के लिए ही दिया गया है। भाषा कौशल। बाग के साथ बगीचे हो सकते हैं, पेड़ के साथ पौधे। भीनी भीनी, रची बसी, चप्पा चप्पा, खेतों कलिहानों। विलोम शब्द का मिलन। सुंदर कुरूप, खुशी गम, बदसूरत खूबसूरत, दिन रात, सुगंध दुर्गंध, पसंद नापसंद। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला शब्द है हरियाली। बाग बगीचों में हरियाली ही हरियाली दिखती है। खेती। फूलों की खेती को मुगल सम्राट बहुत बढ़ावा दिया है। ग्रंथ। प्राचीन ग्रंथों में फूलों का वर्णन है। रोमन नंबर 6 समस्या समाधान आकलन। जो उत्तर सही है उसे चुनो। तितली का बहुवचन रूप है। पहला उत्तर तितलियां। विदेशी शब्द से बना है। वी उपसर्ग और ई प्रत्यय के मेल से। फूल का तत्सम रूप है पुष्प। इन फूलों के जो भी नाम है उसे पहचान कर उनका वर्णन 2-2 पंक्तियों में करो। तो क में आपको गुलाब फूल के बारे में लिखना पड़ेगा, ख में आपको सूर्यमुखी, ग में कमल और घ में चमेली। इन सब के बारे में 2-2 वाक्यों में आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम चौथा पार्ट देखेंगे, वरदान। फॉर्मेटिव असेसमेंट में मौखिक कौशल। ईश्वर क्या करते थे? ईश्वर विचरण करते थे। ईश्वर ने किसके घर रात काटने का निश्चय किया? ईश्वर अमीर आदमी के घर रात काटने का निश्चय किया था। गरीब आदमी की पत्नी का स्वभाव कैसा था? उत्तर गरीब आदमी की पत्नी का स्वभाव विनम्र, सरल और अच्छा था। गरीब आदमी ने पहला वर क्या मांगा था? गरीब आदमी ने पहला वर पर्याप्त भोजन मांगा था। अमीर आदमी की पत्नी गरीब आदमी की पत्नी के पास किस लिए गई थी? उत्तर अमीर आदमी की पत्नी गरीब आदमी की पत्नी के पास इसलिए गई थी कि एक ही रात में टूटा फूटा घर आलीशान घर तब्दील होने का रहस्य जानने के लिए। अमीर आदमी की पत्नी कहाँ चली गई? अमीर आदमी की पत्नी गायब हो गई थी। तो लिखित कौशल। रात हो जाने पर ईश्वर ने क्या सोचा? रात हो जाने पर ईश्वर ने सोचा कि किसी के घर रात बिताई जाए। ईश्वर को रात में किसने शरण दी थी? ईश्वर को रात में गरीब आदमी ने शरण दी थी। ईश्वर किसके बिस्तर पर सोए? ईश्वर गरीब आदमी के बिस्तर पर सोए। सुबह होने पर अमीर आदमी ने क्या देखा? एनओएल में है इसका उत्तर। अमीर आदमी ने ईश्वर से क्या बहाना बनाया? एनओएल में है इसका उत्तर। प्रश्न उत्तर रोमन नंबर 3 ईश्वर जिस स्थान पर खड़े थे वहां क्या था? इसका उत्तर एनओएल में है। ईश्वर ने पहले अमीर आदमी के घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? क्योंकि गरीब आदमी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। ईश्वर अमीर आदमी ने ईश्वर को क्या कहकर खिड़की बंद कर ली? उत्तर मेरे कमरे सामान से भरे पड़े हैं।
चौथा प्रश्न, अतिथि आराम से सो सके इसके लिए गरीब आदमी की पत्नी अपने पति से क्या कहा? इसका उत्तर एनोएल में है। ईश्वर ने गरीब आदमी से चलते चलते क्या कहा? उत्तर, आप दोनों अच्छे और दयालु हो। अमीर आदमी ने क्या क्या वरदान मांगे थे? पहला, घोड़े की मृत्यु, और दूसरा, अपने घर पर आराम करने की। अमीर आदमी की दोनों इच्छाएं किस प्रकार पूरी हुई? उत्तर एनओएल में है डिटेल के मुताबिक। प्रश्न 8, ये वाक्य किसने किससे कहा और क्यों? ये आपको इसके उत्तर क्लास वर्क में मिल जाएंगे। रोमन नंबर 4, मूल्य प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी आपको क्लास वर्क एनओएल में मिलेंगे। भाषा कौशल, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों के रेखांकित करो और उनके भेद बताओ। विशेषण जो व्याकरण है वो आपको टर्म 2 में लिया जाएगा। तो इन शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। सुंदर का प्रत्यय आप किस तरह से जोड़ोगे? सुंदरता। जीवन का प्रत्यय जीवित। संबंध का प्रत्यय संबंधित। विनम्र का प्रत्यय विनम्रता। रोमन नंबर 6, समस्या समाधान आकाल। जो उत्तर सही है उसे चुनो। निर्धन शब्द बना है, इस संधि के प्रत्यय है, ये भी आपको टर्म 2 में सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा जो उत्तर है वही सही है। इनमें से शुद्ध शब्द है, ये तो आपने देखा है इस पाठ के मुताबिक। धनपति जो दूसरा वाला है वही सही उत्तर। इनमें से संज्ञा शब्द है, तो पहला वाला जो दया है वही संज्ञा शब्द है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर पत्र लेखन देखेंगे। तो पत्र लेखन आपको अनौपचारिक आएगा। जन्म दिवस पर प्राप्त भेंट के लिए धन्यवाद। तो पहले आपको यहाँ पे तारीख लिखना पड़ेगी, तारीख जो माह के साथ, और उसके बाद साल लिखना है। फ्लैट नंबर 15, जनता नगर, नई दिल्ली। इस प्रकार से आपको एड्रेस देने के बाद आदरणीय चाचा जी जिसको आप लिख रहे हैं उनके बारे में लिखना है। उनको आप किस तरह से रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे सादर प्रणाम देना है। फिर यहाँ से आपको कंटेंट शुरुआत करना है। आशा करता हूँ कि आप कुशल होंगे। कल ही आपका भेजा पार्सल मिला। जैसे ही उसे खोला तो सुंदर हाथ की घड़ी देखकर मैं उछल पड़ा। मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि ये तो आप मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। दूसरा, आपने कैसे जान लिया कि मैं इन दिनों घड़ी लेने की सोच रहा था? अब मैं सभी कार्य आसानी से समय अनुसार कर सकूंगा। आपके आशीर्वाद की ये भेंट मैं सदा संभाल कर रखूंगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। घर में सबको मेरा प्रणाम। आपका भतीजा कखगा। तो चलो इसी प्रकार हम संवाद भी देख लेते हैं। संवाद लेखन क्या होता है कि दो लोगों में जो भी बातचीत होती है उसको लिखित मुताबिक लिखने से उसको संवाद लेखन कहा जाता है। तो संवाद लेखन के एक उदाहरण देखेंगे कि प्रश्न आपको क्या दिया गया है। गांव से कुछ दूरी पर रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, तो मित्र वहां पीड़ितों की सहायता के लिए जाना चाहते हैं। उनके मध्य हुए संवाद का लेखन कीजिए। तो दुर्घटनाग्रस्त में दो मित्र बातचीत कर रहे हैं, तो देखेंगे कि कौन कौन बात कर रहा है। पहला, अब चलो पहले हम इसका उत्तर क्या करेंगे, दो लोग में बातचीत करेंगे। उत्तर, अक्षर पहला लड़का है। नमस्ते संजीव, घबराए हुए कहां से भागे आ रहे हो? तो संजीव यहाँ पे उत्तर दे रहा है। नमस्ते अक्षर, तुमने सुना नहीं, शायद रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। तो पटरी से उतर गए, ये सुनकर अक्षर ने क्या कहा देखेंगे। क्या जान माल की ज्यादातर कोई नुकसान तो नहीं हुआ होगा? तो संजीव ने कहा, हाँ, 2 डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए हैं।
तो अक्षर पूछने लगा, पर अब तुम कहाँ जा रहे हो? संजीव, मैं गांव वालों को खबर करने जा रहा हूँ। अक्षर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा कि यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक सामान भी ले चले। तो संजीव, हाँ, ठीक रहेगा।